हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे आरआरबी जेई की और बाकी सारे एग्ज़ाम्स की। बच्चे अभी रिकॉर्डेड क्लास है तो इंटरेक्शन थोड़ा सा आपसे नहीं हो पाता है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी अगर समस्या आती है तो आप टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि अभी जो है हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, सब कुछ सुना जाएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं को देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है हर जगह। ठीक है, तो बच्चे अपनी जो भी मन की बात होती है मुझे बता देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर आज की करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बच्चे एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल तो क्या है, इंडिया के बारे में ही है। अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं यानी कि एस जयशंकर साहब, इनके द्वारा एक यात्रा की गई एक देश की, और ये देश से बच्चे एक एशियन कंट्री है, आप लोगों ने नाम कई बार सुना होगा, लाओस। ठीक है, लाओस कंट्री है, एशियन कंट्री है, और लाओस के द्वारा कुछ किया गया है। क्या किया है इन्होंने? लाओस के द्वारा अयोध्या की श्री रामलला पर एक डाक टिकट जारी किया गया है, जिससे कि यह पहला देश बन गया है जिसने कि किसी भारत के नहीं, किसी हिंदू धर्म के देवता पे जो है इस तरीके का कोई डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, और लाओस के साथ में बच्चे ये जो डाक टिकट जारी किया गया है, किसने किया? हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि कंट्री के साथ में हमारे कुछ रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं तो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाओस की अगर हम बात करें तो अच्छा, उससे पहले ये थोड़ा सा जान लें कि ये जो आपका डाक टिकट जारी हुआ है बच्चे, इसके एक साइड पर अगर आप लोग देखेंगे तो अयोध्या की श्री रामलीला की यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस तरीके से इमेज लगाई गई है। और दूसरी तरफ जो है आपका लाओस की जो पुरानी राजधानी थी, लाओस की पुरानी राजधानी थी लाओस में। ठीक है, तो लाओस की जो पुरानी राजधानी थी उसके यहाँ पे एक भगवान बुद्ध की, यहाँ पे भी बहुत सारी जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत सारे जो है आपके बुद्धिस्ट साइट हैं। उनमें से एक बच्चे यहाँ पे एक जगह है, इसका थोड़ा सा नाम याद रखना, इसका नाम है लुआंग प्रबांग। ठीक है, लुआंग प्रबांग के भगवान बुद्ध की तस्वीर है, जो कि एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल भी है। ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो आपका साइट है लुआंग प्रबांग नाम से। एक तो याद रखना कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा है कहाँ पे, ये लाओस में स्थित है। ठीक है, तो ये दो चीजें थोड़ा सा आपको याद रखनी पड़ेगी। रामलला के साथ में बच्चे दूसरी तरफ इस डाक टिकट के जो है आपका लुआंग प्रबांग के भगवान बुद्ध की तस्वीर भी है, और ये डाक टिकट जो है लाओस के द्वारा जारी किया गया है, और इसे जारी किया गया है भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा इसे जारी किया गया है। तो अब थोड़ा सा लाओस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसा कंट्री है। लाओस के बारे में एक प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा कि जो आपका साउथ एशिया है, एशिया में जो आपका दक्षिण की तरफ जो आपका हिस्सा है, वहाँ पे कौन सा देश ऐसा है जो कि स्थलरुद्ध है? स्थलरुद्ध मतलब समझते हैं लैंड लॉक्ड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब एक ऐसा देश जो कि समुद्र से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें आपका आंसर आता है कि लाओस ऐसा देश है। तो इसके पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। चलिए हम लाओस थोड़ा सा घूम करके आते हैं। कैसे पहुंचेंगे आप लोग लाओस? यहाँ पे बच्चे आपका इंडिया है, इंडिया से जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से आप म्यांमार की बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे आपको थाईलैंड मिलेगा, और थाईलैंड के बाद जो है डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे लाओस में। ठीक है, तो ये जो है आपका लाओस है, जितना जितना आपको ये हल्का सा पिंक कलर का दिख रहा है बच्चे, ये पूरा का पूरा आपका लाओस है। ठीक है, और ये चीज आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाओस जो है ये किसी ना किसी कंट्री से ही बाउंड्री शेयर कर रहा है, पानी से जो है आपका, किसी भी प्रकार के समुद्र से इसकी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना लाओस है, एक एशियन कंट्री है। एशियन कंट्री है तो एशियन कंट्री वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी एशियन कंट्री के साथ में हमारे किसी भी प्रकार के अगर रिश्ते बन रहे हैं, कुछ रिलेशन अगर डेवलप हो रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब बच्चे आपको याद रखना है कि इंडिया के जो एम्बेसडर हैं लाओस के लिए, उनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। भारत के जो राजदूत हैं लाओस के लिए, इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। उसके अलावा जो है आपका लाओस की राजधानी याद रखिएगा, वियंतियाने जो है यहाँ पे आपकी कैपिटल है, और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो करेंसी है वो है बच्चे आपकी क्लैक। ठीक है, ये जो है यहाँ की करेंसी है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो लाओस और लाओस के अलावा जो बाकी जो आपके साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो है आपका जैसे हिंदू धर्म यहाँ पे माना जाता है ना, उसी तरीके से हिंदू धर्म के बहुत सारे अंश जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी बच्चे रामलीला होती है, जैसे इंडोनेशिया में भी होती है, उसी तरीके से जो है आपका लाओस में भी जो है आपका रामायण और रामलीला का जो है आपका एक आप लोग अंश देख सकते हैं। और यहाँ पे रामायण को क्या कहा जाता है? लाओस में जो है आपका रामायण को कहा जाता है रामकीन। ठीक है, रामकीन कहा जाता
जाता है, या फिर आपका इनकी भाषा में फ्रा लाख फ्रा राम जो है आपका कहा जाता है इनकी भाषा में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि लाओस के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जो है आपका रामायण को लोग जानते हैं, उसे सुनते हैं, उसे पहचानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, रामाकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन याद रखिएगा, कहाँ पे है, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, इतनी थोड़ी सी बेसिक जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगली खबर है बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड है। महिलाओं का एशियन क्रिकेट कप, वुमेंस का क्रिकेट एशिया कप जो है ये फाइनल था, इंडिया और श्रीलंका के बीच था। मेजबान जो है इस बार श्रीलंका की ही टीम थी, मतलब श्रीलंका में ही आपका फाइनल हुआ है, और श्रीलंका ने जो है आपका भारत को हरा करके इस बार का एशियन कप जीत लिया है, ठीक है। याद रखना, क्योंकि बच्चे फाइनल में इंडिया थी, और अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो भारत जो है अभी तक जो वुमेंस की जितनी भी क्रिकेट टीम है एशिया में सबसे सफल टीम मानी जाती है, क्योंकि एशिया कप की अगर हम बात करें तो भारत इकलौती ऐसी टीम है जिसने कि सारे जो एशिया कप अभी तक जितने हुए ना बच्चे, सारे के सारे फाइनल में जो है आपका इंडिया जरूर पहुंचा है, कभी जीता है कभी नहीं जीता है, लेकिन फाइनल में जरूर पहुंचा है। उसके अलावा बच्चे टोटल जो है अभी भारतीय टीम के पास में टोटल 7 एशिया कप है, तो इसको 7 एशिया कप के साथ में जो है भारत हमारे एशिया में जितनी भी वुमेन्स की क्रिकेट टीम है उनमें सबसे सफल टीम जो है आपकी मानी जाती है, लेकिन इस बार हार गई है। इस बार फाइनल में जो है श्रीलंका की टीम जीती है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या याद रखना कि भारत की टीम को हरा करके श्रीलंका ने महिलाओं का एशियन क्रिकेट कप जीत लिया है। अगली जो बच्चे न्यूज़ है ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और आरबीआई से रिलेटेड हम खबरें बहुत कम देखते हैं, लेकिन जब भी देखते हैं सारी की सारी एग्जाम में आने लायक होती हैं, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिपोर्ट का नाम है बच्चे आपका करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर जो है आरबीआई की एक रिपोर्ट जारी हुई है। यहाँ पे आरबीआई ने क्या कहा है, आरबीआई ने जो कहा है सारे के सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आरबीआई ने कहा है कि भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत 2020 से लेकर के 2023 तक के बीच अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चे आपका 28% जो है आपका 2020 में था ये परसेंटेज, और ये बढ़ करके जो है आपका $2.18 मिलियन हो गया है। यानी कि जो डेटा चोरी के बच्चे केसेस होते हैं ना बैंकिंग सिस्टम में, वो जो है आपके बढ़े हैं 2020 और 23 के बीच में इन्होंने कंपेयर किया, और उसके बाद में इन्होंने पाया कि इस प्रकार के जो मामले हैं केसेस हैं उनमें लगभग 28% की वृद्धि जो है देखने को मिली है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है डेटा उल्लंघन का मामला जो है आपका है, ठीक है। और बच्चे आरबीआई की तो कोई भी न्यूज़ हो ना वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, छोटी बड़ी खबर जो है इनकी इंपॉर्टेंट होती है। अगला है साइबर हमलों का उद्योगवार वितरण दर्शाता है कि मोटर वाहन उद्योग ऐसी घटनाओं के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना गया है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। अब देखिए जब बच्चे इस तरीके की चोरी होती है, डाटा का उल्लंघन होता है, तो उसमें जो है अलग अलग सेक्टर वाइज जो है इन्होंने ये एनालिसिस किया कि कौन से सेक्टर में कितना ये काम हो रहा है। तो इसमें इन्होंने पाया कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल जो आपका मोटर वाहन सेक्टर है, ये जो है सबसे ज़्यादा जो है इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पे देखी गई। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, इस प्रकार की घटनाओं के लिए। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो आरबीआई ने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो हमले होते हैं इस प्रकार के जो साइबर अटैक होते हैं, डेटा चोरी का जो आपका जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हमले होते हैं वो आपके फिशिंग के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं बच्चे? फिशिंग के होते हैं, जिसमें कि आपका क्या होता है बच्चे, फिशिंग में आपका क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो अपनी पहचान छुपा करके आपका डेटा जो है निकलवाता है आपसे, और उसके बाद में उस डेटा का जो है अनाधिकृत उपयोग करता है, अनऑथराइज उपयोग करता है ना, उस मामले को जो आपका फिशिंग कहा जाता है। तो फिशिंग के हमले सबसे ज़्यादा आम बताए गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 22% है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस प्रकार के क्राइम्स होते हैं उसमें से 22% जो आपके सिर्फ और सिर्फ किसके होते हैं? फिशिंग के होते हैं। उसके बाद जो है आपका समझौता किया गया क्रेडेंशियल्स, या फिर आपका 16% केस है, बात की आपको याद नहीं रखनी है, बस फिशिंग याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा होने वाला जो क्राइम है इस वक्त वो है आपका फिशिंग। किसने कहा है? ये आरबीआई के द्वारा कहा गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है। उसके अलावा बच्चे अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे आपकी पैरेलल में चल रही हैं। हमारे देश में जहाँ एक तरफ जो है डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से जो है आपका ग्रो कर रहा है, डिजिटलाइजेशन के कारण जो है आपका ऑनलाइन पेमेंट बहुत तेजी से जो है, अभी तो आप लोग अपने चारों ओर भी देख रहे होंगे, अपने को भी देख रहे होंगे कि हमारी जो हैबिट है वो कैश को इस्तेमाल करने की कितनी ज़्यादा कम हो गई है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अब इन ऐप्स पे, गूगल पे पे है ना, आपका फ़ोन पे इन पर बहुत ज़्यादा जो है हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। और इतना बच्चे जो ऑनलाइन पेमेंट है ना वो पूरे दुनिया भर में जो है जिस तरीके से इंडिया में ग्रो कर रहा है ना वो कहीं भी नहीं हो रहा है। तो अभी जो है
इस तरीके के जो मामले इस टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। आरबीआई ने कहा है कि हम लोग की जो वृद्धि है वो इस समय पे आपकी हुई है जबकि भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो कि वर्तमान में देश का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, हमारा जो जीडीपी है बच्चे, इसमें अगर आप लोग देखें डिजिटल अर्थव्यवस्था, जो डिजिटल इकोनॉमी है, उसका परसेंटेज अगर आप लोग देखेंगे या फिर उसका योगदान अगर आप लोग देखेंगे तो ये लगभग जो है आपका 10% तक हो गया है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है आरबीआई के द्वारा कि अगर 2026 तक हम इसी गति से अगर ग्रोथ करते रहे तो हमारा जो डिजिटल इकोनॉमी है इसका हमारे जीडीपी में शेयर हो जाएगा 20% तक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ से जो है आपका काफ़ी अच्छी परसेंटेज के साथ में आपका ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने चौथा पॉइंट बताया है। अब बच्चे एक और प्रश्न आता है आपका, हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि डिजिटल इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे से जो है बूम कर रही है, ग्रो कर रही है। तो अगर हम ऑनलाइन पेमेंट के मामले में देखेंगे भारत का आंकड़ा, तो ऑनलाइन पेमेंट के मामले में बच्चे अगर आप भारत को देखेंगे तो वास्तविक समय भुगतान में दुनिया में सबसे आगे जो है इंडिया है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस तरीके से ग्रोथ यहाँ पे हो रही है वो बाकी किसी कंट्री में नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आगे है। और अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो इसकी हिस्सेदारी जो है बच्चे अभी 48.5% है। मतलब ग्लोबल मार्केट का 50% हम लोग जो है अपने आप हम सिर्फ इंडिया जो है एक्वायर करने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इन फैक्ट को याद रखिएगा। ये चारों के चारों जो पॉइंट है बच्चे, 4 पॉइंट मैंने आपको बताए ना, आरबीआई के जो है आपके 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट को याद रखना। सबसे पहले जो है आपका ये जो रिपोर्ट है वो है आपकी मुद्रा और वित्त पर, किसके द्वारा निकाली गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पे 2020 और 2023 के बीच में जो इस प्रकार के क्राइम है उनमें जो है आपकी वृद्धि देखी गई है। ठीक है, और 28% के जो है इसमें आपकी ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट बताए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको याद रखना है। अगला बच्चे आपका एक प्लेस है, प्लेस इन न्यूज़। यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व आप लोगों ने कई बार सुना होगा। केरला जो है आपके एक स्टेट है, केरला में आपका एक टाइगर रिजर्व है बच्चे, पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछी जा सकती, लेकिन पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि आपका केरला में थेकड्डी नाम की जगह पे है, यहाँ पे बच्चे आपका इन्होंने क्या किया है, अपने जंगलों में वास्तविक समय निगरानी कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है पवन टर्बाइन जो है इन्होंने स्थापित किए हैं। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखेंगे तो दक्षिण भारत चूंकि तटीय राज्य है तो वहाँ पे जो है आपके इस तरीके के जो टर्बाइंस है, हवा से चलने वाली जो आपके मतलब विंड एनर्जी जो है उसे वहाँ पे जनरेट किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सुटेबल जो है आपका वो जो हमारा ये पश्चिमी तट है काफ़ी ज़्यादा सुटेबल उसे माना जाता है। तो केरला में आपको जो पेरियार टाइगर रिजर्व है इस कारण थोड़ा सा आपको चर्चाओं में है। तो इस टाइगर रिजर्व के बारे में बच्चे और क्या याद रखना है आपको, एक तो यही याद रखिएगा सबसे पहले कि ये आपका कहाँ पे है, केरला में है। उसके अलावा जो है आपका केरला में पश्चिमी घाट में जो है इसका एक्सपेंशन है, मतलब वहाँ पे आपका पूरा फैला हुआ है। उसके अलावा बच्चे इसका जो नाम है पेरियार, पेरियार एक्चुअल में आपकी क्या है, एक नदी बहती है। कहाँ पे? केरला में। ठीक है, केरला में एक पेरियार नदी बहती है और इसका उद्गम स्थल जो है वो इस रिजर्व के भीतर से ही होता है, इसी के अंदर से जो है नदी निकलती है। उसके अलावा बच्चे पेरियार के अलावा यहाँ पे एक और आपकी नदी बहती है, पेरियार और मुल्लायार। ठीक है, मुल्लायार और पेरियार। ठीक है, तो ये जो है आपकी दो नदियाँ जो है इस टाइगर रिजर्व के भीतर से जाती हैं और इसीलिए जो है इस टाइगर रिजर्व का नाम जो है पेरियार नाम से रखा गया है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे जो है आपकी क्या है, कुछ कम्युनिटीज़ भी रहती है इस नदी के आसपास या फिर इस रिजर्व के अंदर जो है कुछ कम्युनिटी रहती है, वो केरला से रिलेटेड है। तो पहली जो आपकी कम्युनिटी है उसका नाम मन्नान है और दूसरी जो आपकी कम्युनिटी है वो है आपके पालियान। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, इनका संबंध जो है आपका केरला से। तो केरला से रिलेटेड एक तो आपका ये जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये आपका यहाँ पे है। उसके अलावा बच्चे यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम भी है। ठीक है, जो कि इन नदियों पे ही बना हुआ है। ठीक है, दो नदियाँ हैं उन्हीं के नाम से जो है आपका यहाँ पे क्या है, बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे दो आपकी कम्युनिटीज़ हैं, एक मन्नान कम्युनिटी है और दूसरी आपकी पालियन कम्युनिटी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा ना, क्योंकि न्यूज़ में आपका ऐसा पूछे जाने वाला है नहीं कुछ, तो इससे रिलेटेड जो है आपकी जो स्टैटिक चीज़ें हैं वही आपको पूछी जा सकती है, वही आपको याद भी रखनी है। ठीक है, ये बच्चे याद रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज़। अगली न्यूज़ भी आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ से ही है, लेकिन ये जो जगह है ये आपके भारत में नहीं स्थित है, ये जो है आपका इंटरनेशनल साइट है बच्चे। ये कहाँ पे है? ये है आपका जापान में। एक्चुअल में क्या हुआ है आप सभी को पता है, जैसे हमारे असम के जो मोइदम हैं इनको क्या किया गया है, इन्हें जो है यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में क्या कर दिया है, लिस्ट कर दिया है। उसी तरीके से बच्चे आपका यूनेस्को ने बहुत सारी और जगहों को, आपका बहुत सारी और देशों की जगह है जिन्हें कि अपनी हेरिटेज साइट में जो है इन्होंने लिस्ट किया है। अब उन्हीं में से एक जगह है जो कि आपकी जापान में है। जापान में एक जगह है बच्चे साडो गोल्ड माइन, इस जगह का नाम है साडो गोल्ड माइन। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया है। ठीक है, इसके पीछे जापान का, कोरिया का जो है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री छिपा हुआ है। ठीक है,
पहले जापान का जो ये अप्रूवल है, आप सभी को पता है, जैसे बच्चे हमारी सरकार ने जो है ये भेजा था, जैसे कि आपका जो मोइदम है, असम के मोइदम, इनको जो है नॉमिनेट किया था कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद में यूनेस्को के अप्रूवल के बाद में वो आपके शामिल हो गया। उसी तरीके से जापान ने इस साइट को बहुत पहले ही जो है आपका भेजा था, नॉमिनेट किया था आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट करने के लिए, लेकिन इसका जो है विरोध किया गया था सियोल के द्वारा, यानी कि कोरिया के द्वारा, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे कहा जाता है कि जब आपका जापान और कोरिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, वहाँ पे जो आपका जापान के लोगों ने कोरिया के सैनिकों को जो यहाँ पे बंधुआ मजदूर बना करके रखा था, तो इसीलिए जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया था जापान और कोरिया के बीच में, ठीक है। तो अब जो है अब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है वहाँ पे जो इसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अब जो है कोरिया और जापान के बीच में जो रिश्ते हैं वो उस तरीके के नहीं रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब नॉमिनेट किया गया था जापान की तरफ से इस जगह को, तो उस समय जो है कोरिया के द्वारा बड़ा विरोध किया गया था इस चीज़ का, ठीक है। लेकिन अभी नहीं किया गया है और यूनेस्को ने फाइनली से अप्रूवल भी दे दिया है, तो इसका मतलब है कि दोनों के रिलेशन थोड़ा से अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं, ठीक है। तो हालांकि खैर हमें उनकी हिस्ट्री जोग्राफी जानने की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि जो आपका साडो गोल्ड माइन है ये कहाँ पे है, ये आपका जापान में बच्चे, ठीक है। और इसे क्या किया गया है, इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और ये खदान जो है ये जापान के मेनलैंड में नहीं है, मतलब जापान के अंदर नहीं है, ये जापान के एक द्वीप है वहाँ पे जो आपका स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, निगाटे के तट पर एक द्वीप है, वहाँ पे आपकी खदान स्थित है। अगली आपकी न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही है। अब करते हैं हम पुरुषों की क्रिकेट की बात। अभी तो हमने महिलाओं की क्रिकेट की बात करी। बच्चे आपको पता है कि जैसे आपका वुमेन एशिया कप होता है उसी तरीके से आपका मेंस एशिया कप भी होता है, और 2025 में जो एशिया कप होने वाला है उसकी मेज़बानी करेगा भारत, ठीक है। तो 2025 का जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी इंडिया करने वाला है, और 34 ईयर के बाद 34 साल के बाद बच्चे 2025 में भारत में जो है आपका ये आयोजित किया जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे आपका है, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी किसने दी है, इसकी जानकारी दी गई है एसीसी के द्वारा। एसीसी क्या होता है, एसीसी होता है आपका एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसे फुल फॉर्म में आप कह सकते हैं। और इसके जो अभी अध्यक्ष है वर्तमान में, उनका नाम तो आपको याद ही होगा, जय शाह, ठीक है। जय शाह जो है एसीसी के क्या हैं, हेड हैं, अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले बीसीसीआई के थे, अभी जो है आपके इसके हैं, जो हमारे बच्चे सहकारी मंत्री हैं ना, गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे हैं जैसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि अब जो है 2025 में एशिया कप इंडिया होस्ट करेगा। और उसके बाद में एक और टूर्नामेंट याद रखना है आपको, जो इस बार बच्चे 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है ना, जो आपका कहाँ पे हुआ था, आपका हुआ था यूएसए और कैरिबियन कंट्रीज में, ठीक है। अब जो है वही T20 वर्ल्ड कप अगले बार जो होगा 2026 में जो होगा वो भारत में होगा, ठीक है। उसे भी याद रखना है, वो आपका इंडिया के द्वारा ही होस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और ये आई है सीधा पेरिस ओलंपिक से। हालांकि इसका पेरिस ओलंपिक से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन पेरिस ओलंपिक के दौरान ही हुआ है, इसीलिए आप हर जगह देखेंगे तो पेरिस ओलंपिक के नाम से ही आ रही है। बच्चे खिलाड़ी हैं भारत के, टेनिस में जितने प्लेयर हैं, ठीक है, बहुत कम लोग जो हैं हमारे भारत के जो टेनिस खिलाड़ी हैं उनको जानते हैं। आप लोग खुद ही सोचिए, सानिया मिर्जा और आपके लिएंडर पेस के अलावा हम कितने खिलाड़ी को जानते हैं जो देखते नहीं हैं। अधिकतर लोग देखते नहीं है भारत में ना, टेनिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कुछ कम ही लोग हैं जो कि इस तरीके के खेलों को देखते हैं। तो बच्चे आपके लिएंडर पेस हो गए, जिन्हें कि टेनिस का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन उन्हें कहा जाता है, ठीक है। सानिया मिर्जा आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा जो है महेश भूपति जो है अपने समय के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, और अब जो है बच्चे आपके यह है रोहन बोपन्ना। तो भारत के कुछ बहुत चंद जो है सफलतम खिलाड़ियों में से एक है रोहन बोपन्ना। इन्होंने बच्चे अपने कैरियर को विराम दे दिया है। इन्होंने कहा है, अभी ये टीम के साथ में गए हैं, पेरिस ओलंपिक में खेलने गए हैं, तो बच्चे इन्होंने कहा है कि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो ओलंपिक के बाद में जो है आपका ये प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट हो जाएंगे, मतलब अभी जो है ये बाकी टूर्नामेंट में आपको नहीं दिखने वाले, ठीक है। उसके अलावा बच्चे हमने इन्हें तो अभी तो हम इनके रिटायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, इससे पहले इस साल जो है हमने इन्हें बहुत बार पढ़ा है। अगर आपको याद हो रोहन बोपन्ना को हमने बहुत बार पढ़ा है, इस बार जो इन्होंने बच्चे आपका बहुत बड़े बड़े जो है कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो इनकी अचीवमेंट हमें नहीं पढ़नी है, हमें नहीं भूलनी है बच्चे, ठीक है। देखिए इनकी अचीवमेंट क्या है बच्चे, ये तो इस वजह से भी चर्चाओं में है क्योंकि रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, लेकिन उससे पहले ये ऑलरेडी जो है करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोहन बोपन्ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया ऐसे कि हमें इन्हें पढ़ना पड़ रहा है दोबारा से, इसे इन्हें हमने पढ़ा है पहले। इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने बच्चे क्या किया, 2024 की शुरुआत जब होती है, किसी भी साल की शुरुआत जब होती है, वहाँ पे आपका
ग्रैंड स्लैम खेला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हमारे द्वारा कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है, पहला मेजर होता है, उसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने अपने साथी के साथ में मिलकर के, इनके जोड़ीदार का नाम है मैथ्यू एबडन, इन्होंने जो आपका मेंस डबल का खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, वो जीता है। ठीक है, अब मेंस ओपन का तो जीता है, लेकिन बच्चे साथ ही में इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि इतनी उम्र में, इनकी उम्र आपको पता है कितनी है, 43 साल के हैं बच्चे ये, 43 साल के खिलाड़ी ये है, 43 साल में जो इन्होंने एक ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो 43 साल की उम्र में एक तो इन्होंने वर्ल्ड की नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की थी। ठीक है, और दूसरा जो है इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है बच्चे, 2024 में जो स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ना, वो इन्होंने जीता है, तो वो भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आप जो हमारे टेनिस के खिलाड़ी हैं, पहले तो टेनिस बच्चे खेलते ही हमारे देश में बहुत कम बच्चे हैं ना, उसके बाद में जो है खेलते भी हैं, उसे बहुत देर तक परस्यू कर पाते हैं, अपने कैरियर के रूप में चुन पाते हैं, वो भी आपके बहुत कम लोग बचते हैं। उसके बाद में इनमें से भी वो लोग जो कि ग्रैंड स्लैम जीत करके आते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे देश के जैसे, जैसे यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है ना, लोग ज़्यादा पॉपुलर है, उसी को ज़्यादा जो है परस्यू करना पसंद करते हैं, उसी को देखना भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इन जैसे खेलों के लिए, जहाँ पे कि लोगों का ऑडियंस कम है, कम जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, हर तरीके से जो है आपका फेवर नहीं है मतलब, तो ऐसे खेलों में बच्चे कोई खिलाड़ी अगर इतनी उम्र में जो है ये ग्रैंड स्लैम जीत करके आता है, तो बहुत बड़ी बात है ना। और ग्रैंड स्लैम तो आप टेनिस में देखेंगे तो बहुत, जैसे वर्ल्ड कप होते हैं ना आपके बाकी सारे खेलों में, वैसे ही आपका बच्चे ये आपका साल का एक वर्ल्ड कप है, ये समझ लीजिए आपका। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट इसे माना जाता है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है इसे। और हर एक जो खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो आपका टेनिस खेल रहा है, वो हमेशा सपना जरूर देखता है कि ग्रैंड स्लैम उसके खाते में हो, है ना कभी कोई ना कोई ग्रैंड स्लैम उसने जीता हो। तो इन्होंने तो खैर 2 बार जीत लिया है, 2024 में इन्होंने जीता, वो दूसरी बार था। ठीक है, तो याद रखिएगा रोहन बोपन्ना ने जो है आपका 2024 के शुरुआत में ही क्या कर दिया था, एक रिकॉर्ड जो है इन्होंने बना लिया था। 33 साल की उम्र में और 9 महीने की उम्र में वह टेनिस के ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनके साथी का नाम भी याद रखना है आपको, इनका नाम है मैथ्यू एबडन। ठीक है, चलिए उसके अलावा बच्चे, अब मैंने आपको कहा कि पहली बार नहीं जीता है इन्होंने, इससे पहले जो है 2017 में फ्रेंच ओपन भी जीता था। ठीक है, फ्रेंच ओपन इन्होंने 2017 में जीता था। अभी दूसरा इनके ग्रैंड स्लैम है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आज की जो खबरें हैं समाप्त हो गई हैं, और आज नहीं आई है कोई ओलंपिक से न्यूज़। आई होप कल आ जाए, कोई ना कोई मेडल जो है कल जीत ले कोई ना कोई। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ओलंपिक के लिए उस पर नज़र बनाइए रखिए, जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है। ठीक है, सब कुछ जो है नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए इवेंट रहेगा। उसकी हिस्ट्री जब ओलंपिक खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद में उसके बारे में जो स्टैटिक पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल करंट अफेयर्स पे नज़र डालते हैं कि ओलंपिक में क्या क्या चल रहा है, वो चीज़ें हम लोग, मैं आपको बताती रहूँगी, आप लोग नोट डाउन करते रहिए और याद करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए उसके अलावा बच्चे आरआरबी जी की प्रिपरेशन आप लोगों ने शुरू कर ली होगी, अगर नहीं की तो शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2 और एग्जाम है, टेक्नीशियन भी कभी करवाना है, आरआरबी एलपी कर भी करवाना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका इस बार ये कायास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो देखते हैं अभी कैसा आरआरबी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है, और आपको परफॉर्म करने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे जाएंगे, आरआरबी जेईई के लिए जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए बच्चे वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, सारी की सारी चीज़ जो है एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो है आपके लिए बनाई गई हैं, वहाँ पे जाएंगे, आपको अलग अलग प्रकार के कोर्सेज मिल सकते हैं, आपको जो है अलग अलग प्रकार की जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, नॉन टेक के भी और टेक्निकल के भी। टेक्निकल की बुक जो है आपकी वो जो हार्ड कॉपी वाली बुक है वो भी आपकी लॉन्च हो चुकी है, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्री बुकिंग में जो है ओपनिंग हो गई है, प्री बुक में जो है आपका बुक को अपने लिए जो है बुक को जो है बुक करवा सकते हैं, और फिर घर पे आ जाएगी आपके कुछ ही दिनों में। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।